रहे हैं यूपी की महाभारत। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। यूपी की महाभारत आज आप उस जिले से देख रहे हैं जहां पर कल होने वाला है चौथे चरण का रण, यानी कि आप राजधानी लखनऊ से ये खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं। आप मेरे पीछे विधानसभा देख सकते हैं। आखिरकार लड़ाई यहीं आने की है। हम बुलेटिन में सबसे पहले आपके सामने 3 तस्वीरें रखते हैं, क्योंकि कल जो रण होने वाला है उसमें रुहेलखंड भी है, बुंदेलखंड भी है और अवध भी है। और माना यह भी जा रहा है कि यही चौथे चरण का रण है जो तय करेगा कि आखिर आने वाली सत्ता किसकी है। हालांकि नतीजे 10 मार्च को ही सामने आएंगे, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि चौथे चरण के रण में आखिर कौन कौन से चेहरे सामने हैं जिनकी साख दांव पर है। शुरुआत हम रुहेलखंड से करते हैं कि कैसे 624 उम्मीदवार हैं इस मैदान में, और इसके अलावा गाड़ी कांड से चर्चा में आए लखीमपुर की लड़ाई पर भी सभी की निगाहें हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ निघासन में, उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इसके बाद आप आगे बढ़िए, हम रायबरेली के रण की भी बात करेंगे, क्योंकि रायबरेली के रण में अदिति सिंह हैं जो 2017 में पंजे के निशान से चुनाव लड़ रही थी, और उनके पिता हमेशा से वहीं से लड़ते आए, लेकिन उन्होंने पाला बदला और अब कमल हाथ में थामा है। तो ये देखना है कि जनता कितना भरोसा दिखाती है। उसके आगे आप बढ़िए, चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जो है प्रचार करती रही हैं पहले भी, लेकिन इस बार कैसे चीजें बदली हैं वो भी आप देखिए। और इसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लखनऊ की सीटों पर 9 सीटें, पिछली बार 8 सीटों पर कमल खिला, 1 सीट हाथ से चली गई थी, लेकिन इस बार बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है सपा कांग्रेस की ओर से और बसपा की ओर से। तो उसे कैसे भेद पाती है बीजेपी, ये देखना होगा। तो ये 3 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, और हम शुरुआत उस रिपोर्ट से करने जा रहे हैं जिसका सीधे सीधे ताल्लुकात राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ की लड़ाई कहते हैं कि एक संदेश देती है। लखनऊ 9 सीटें हैं, 2017 में 8 सीटों पर कमल खिला, लेकिन 1 सीट हाथ से चली गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले। लखनऊ कैंट पर ब्रजेश पाठक को उतारा, जो कि लखनऊ मध्य से जीते थे। सरोजनी नगर में मौजूदा सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया, और राजेश्वर सिंह पर दांव खेला है, जो ईडी में पूर्व जॉइंट डायरेक्टर भी रहे। अब उसका कितना फायदा मिलता है, और जो चक्रव्यूह बसपा, सपा और कांग्रेस ने बनाया है, उसे भेद पाना कितना मुश्किल या आसान है बीजेपी के लिए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उसके बाद कुछ ग्राफिक्स। लखनऊ की सियासत में काफी समय से बीजेपी का दबदबा रहा है। 1991 से 2004 तक लगातार लखनऊ सीट से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे। उनके बाद यहां से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। लखनऊ की दूसरी ग्रामीण सीट मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सांसद हैं। इसके अलावा योगी सरकार में लखनऊ से 5 मंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने सियासी किले को बचाए रखने के लिए मौजूदा 3 विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरे उतारे हैं, तो एक मंत्री की सीट भी बदली है। लखनऊ की सीटों पर इस बार मुकाबले की बात करें तो लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लखनऊ कैंट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। बीजेपी ने इस सीट पर अपने विधायक सुरेश तिवारी की जगह ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा है, तो सपा ने राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी से ब्राह्मण व्यवसायी अनिल पांडे हैं, तो कांग्रेस से सिख समुदाय के दिलप्रीत सिंह विर्क मैदान में हैं। यहाँ के सियासी समीकरण के लिहाज से ब्राह्मण सबसे ज्यादा हैं, तो सिंधी और मुस्लिम भी काफी हैं। ऐसे में देखना है कि लखनऊ कैंट सीट पर क्या नतीजे रहते हैं। वहीं लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट सरोजनी नगर सीट पर मुकाबला ठाकुर बनाम ब्राह्मण है। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा विधायक स्वाति सिंह का टिकट काटकर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह को उतारा है, जिनके सामने सपा ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस से बबलू सिंह को तो बसपा से जलीस खान को मैदान में उतारा है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक के सहारे जीत के लिए बसपा मैदान में है, तो सपा यादव ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण के सहारे है। बीजेपी इस सीट पर ठाकुर और शहरी वोटों के सहारे जीत की उम्मीद लगाए। राजेश्वर सिंह और अभिषेक मिश्रा के चलते ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हो रही है। इसके अलावा लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। हालांकि ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ 1991 से लेकर 2017 तक बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है। बीजेपी से आशुतोष टंडन एक बार फिर से चुनावी मैदान में, तो सपा ने अनुराग भदौरिया को उतारा है। कांग्रेस ने छात्र नेता रहे मनोज तिवारी और बीएसपी के टिकट पर आशीष सिन्हा ताल ठोक रहे हैं।
यहाँ के सियासी समीकरण को देखें तो ब्राह्मण, ठाकुर और दलित वोटर लगभग बराबर है, जबकि मुस्लिम 42,000, 25,000 यादव और 35,000 कायस्थ वोटर निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट पर अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की चुनौती है, जबकि सपा सेंधमारी के लिए बेताब है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें, लखनऊ पूर्व, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट, लखनऊ उत्तर, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, मलिहाबाद और मोहनलालगंज। 2017 के चुनाव में सपा ने मोहनलालगंज सीट जीती थी, जबकि बीजेपी ने बाकी 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार के बदले हुए सियासी माहौल में बीजेपी के लिए लखनऊ में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, तो विपक्षी दल सेंधमारी के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आसानी से समझ पाए होंगे आप कि चौथे चरण का रण उतना आसान नहीं है, जिसमें अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड की भी तमाम सीटें हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से 9 जिले हैं जहां पर कल होने वाली है वोटिंग। तो आप देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आप समझ पाएंगे। और शुरुआत हम राजधानी लखनऊ से कर रहे हैं। लखनऊ में वोटिंग कल होनी है, सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लखीमपुर खीरी पिछले दिनों सियासत का बड़ा केंद्र रहा, राजनेताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला, यहाँ पर भी वोटिंग होने वाली है। रोहेलखंड की एक और सीट जिला पीलीभीत, यहाँ पर भी वोटिंग होनी है। सीतापुर में भी कल वोटिंग होनी है। हरदोई नितिन अग्रवाल ताल ठोक रहे हैं, यहाँ पर भी कल वोटिंग होनी है। उन्नाव में भी कल ही वोटिंग होनी है। रायबरेली एक महत्वपूर्ण जिला, यहाँ पर भी कल वोटिंग होनी है। फतेहपुर, बांदा, ये बुंदेलखंड के जिले जहाँ पर कल होनी है वोटिंग, कल हो रहा है मतदान। अब हम आपको बताते हैं चौथे चरण के इस रण में वो कौन सी सीटें हैं जिन पर दिग्गजों की साख दांव पर है, या यूं कहें कि हॉट सीट है जिस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। शुरुआत हम लखनऊ कैंट से कर रहे हैं। लखनऊ कैंट हॉट सीट, ब्रजेश पाठक मौजूदा सरकार में कानून मंत्री, वो ताल ठोक रहे हैं, उनकी सीट इस बार यहां से बदल दी गई है। सरोजनी नगर मौजूदा सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटा गया और राजेश्वर सिंह को यहां से टिकट दिया गया, उनके सामने आशुतोष मिश्रा जो है ताल ठोक रहे हैं। पीलीभीत एक महत्वपूर्ण जिला, यहां पर भी लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प हो गई है। पलिया वो जिला, माफ कीजिएगा, वो सीट जहां पर लखीमपुर खीरी में वो पूरा मामला देखने को मिला था, लिहाजा यहां पर भी लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। हरदोई नितिन अग्रवाल यहां से ताल ठोक रहे हैं, पिछली बार साइकिल पर सवार थे, इस बार कमल हाथ में लिए हुए हैं। उन्नाव पिछले दिनों अपने कई खबरों को लेकर चर्चा में रहा। हृदय नारायण दीक्षित की यहां से सीट रही है, लेकिन इस बार किसी और को वो सीट दी गई। भगवंत नगर, जैसा कि मैंने कहा कि यहां से हृदय नारायण दीक्षित रहे थे, लेकिन इस बार किसी और को यहां से मौका दिया गया। लखनऊ पूर्वी एक महत्वपूर्ण सीट। रायबरेली अदिति सिंह कांग्रेस को छोड़कर इस बार बीजेपी से ताल ठोक रही हैं। ऊंचा हार मनोज पांडे इस बार कोशिश करेंगे कि जीत की हैट्रिक लगा सके। तो ये थी हॉट सीट जो आपने देखी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है और बड़ा भूचाल राजधानी की सियासत में ला सकती है। वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे ने जो है अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो ये हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे, उस तस्वीर के क्या मायने हैं, ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। लगातार उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी कि रीता बहुगुणा जोशी नाराज हैं क्योंकि बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही थी लखनऊ कैंट सीट से, लेकिन वो टिकट नहीं मिला, लिहाजा क्या बीजेपी को छोड़कर किसी और दल का रुख कर सकती हैं। लेकिन ऐसे में जब कल चुनाव होना है, कल वोटिंग होनी है, उस दौरान एक तस्वीर सामने आती है जो कई सवाल खड़े कर देती है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विशाल, ये तस्वीर, कल चुनाव है लेकिन बड़े सियासी मायने हैं इस तस्वीर के। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तस्वीर है, ये बताती है कि किस तरह से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत है वो आपको उभर के सामने आ रही है। और यही वजह है कि देखिए, मयंक बहुगुणा जिनको लेकर लगातार जो है टिकट को लेकर अड़खड़े चल रही थी, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली है। हालांकि मयंक बहुगुणा को लेकर रीता बहुगुणा ने ये बहुत स्पष्ट कहा था कि उनको अगर टिकट मिलता है तो वो अपनी राजनीति छोड़ देंगी, लेकिन बीजेपी में रहने के बावजूद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक बहुगुणा ने बगावत करी है और फिलहाल अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बिल्कुल, कल देखिए चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो ये खबर सामने आई है निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि टिकट का भी बंटवारा हो चुका है, लखनऊ कैंट के लिए वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, नहीं मिला। अब इस तस्वीर के क्या मायने हैं? बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बुलडोजर की गूंज के बाद अब यूपी की सियासत में बुल यानी सांड पर भी
सियासत देखने को मिल रही है। लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा या निशाना साधता रहा कि आवारा पशु से किसान परेशान है, लिहाजा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की ओर से भी जवाब दिया गया। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कुछ ग्राफिक्स। ना सड़क ना गड्ढा, सांड चुनावी मुद्दा। जी हां, यूपी में चौथे चरण के चुनाव में सांड का मुद्दा सियासी रूप ले चुका है। प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर से लेकर लखनऊ, उन्नाव तक आवारा सांड बीजेपी के वोट बैंक को चारा बनाकर खाते दिख रहे हैं। चुनावी जानकारों के मुताबिक चौथे चरण की 60 सीटों में से कम 50 पर इस बार सांड बड़ा मुद्दा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में आवारा पशुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से शहर से लेकर गांव तक आम लोगों का जीना मुहाल है। आवारा पशु ग्रामीण इलाकों में भूख शांत करने के लिए फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि इस चुनाव में आवारा पशुओं का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। गाय जब तक रहेगी तब तक हम लोगों को बहुत परेशानियां हैं। परेशानियां ये है जब तक गाय नहीं जाती हैं तब तक हम लोगों को परेशानी नहीं टरेगी। इसी सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग गाय को लेकर बहुत परेशान हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसका फल सामने कल चुनाव है यहाँ, उसको देखने को मिलेगा। एक तरफ सांड फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की जान भी ले रहे हैं। सपा और कांग्रेस ने लोगों के इस गुस्से को चुनाव में भुनाने की तैयारी कर ली है। विपक्ष बीजेपी को सांड के मुद्दे पर घेरने में लगी है। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सांड के हमले में जान गंवाने वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। ये समाजवादी पार्टी ने तय किया है, अगर जानवर के मारने से, सांड के सींग के मारने से अगर किसी की भी जान गई होगी तो सरकार से 5 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम करेंगे। सांड का मुद्दा यूपी में कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री को चुनावी रैली में इसको लेकर बयान देना पड़ा। कि किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए भी हम ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हम बेसहारा पशुओं के लिए पशुशालाएं बनवा रहे हैं ताकि किसानों की दिक्कत कम हो। यूपी की कुल आबादी का लगभग 77% हिस्सा गांव में रहता है। यूपी की गद्दी का रास्ता गांव से होकर ही निकलता है और आवारा पशुओं के मुद्दे पर अगर गांव के वोटरों ने एकजुटता दिखाई तो फिर यूपी में कमल खिलना बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बुल के जरिए सत्ता पुल करने की कोशिश है विपक्ष की, जो आप सुन भी रहे थे अखिलेश यादव को, और मवेशियों को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, लखीमपुर कांड को याद कीजिए, किसान आंदोलन को याद कीजिए, उसे लगातार भुनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई। अब जब अजय मिश्रा टेनी की रिहाई हुई, 3 महीने बाद ही जब रिहाई हो जाती है, उसके बाद अब कल चुनाव होना है लखीमपुर खीरी में, लिहाजा सभी की निगाहें लखीमपुर खीरी पर बनी हुई हैं कि यहाँ की जनता कल ईवीएम में जब उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है तो क्या मुद्दे सामने रखती है। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव 2022 के 3 चरणों की वोटिंग खत्म हो गई है। चौथे चरण के चुनाव के लिए 23 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। चौथे चरण में 4 मंत्रियों की साख दांव पर है। सबसे अहम है लखीमपुर खीरी में होने वाला चुनाव। चौथे चरण में तराई इलाके की सीटें भी शामिल हैं, जहां लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने के आरोप हैं। आशीष मिश्रा की जमानत के बाद सियासत गर्म है। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी की सरकार पर आशीष मिश्रा को बचाने के आरोप लगा रहा है, बल्कि वो बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहा है। लखीमपुर में इन लोगों ने वो काम किया है जो आतंकवादी लोग भी नहीं करते हैं। लखीमपुर में किसानों के ऊपर इन्होंने गाड़ियां चढ़वाई और उसके बाद में लोगों को मरवाया, मर गए हैं और उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं,
ये जो लोग अपराधी लोग हैं उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया है? सिर्फ गरीबों के घरों पर ही बुलडोजर चलेगा? ये भी तो अपराधी है ना। इस बार किसान बदला जरूर लेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विपक्ष अपने इन दावों से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा तो तराई के इलाकों की सीटों के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट कम से कम लखीमपुर खीरी की जो जिले की सियासत है उस पर नहीं पड़ेगा। पिछली बार बीजेपी ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस वहाँ दी थी। मुझे लगता है कि इस घटना के बावजूद वहाँ चूंकि जो बड़े किसान वर्सेस छोटे किसान और गरीबों का जो मुद्दा है उस वजह से इस घटना का ज़्यादा नुकसान बीजेपी को शायद नहीं होगा। 2017 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली बीजेपी के सामने इस बार अपना दुर्ग बचाने की चुनौती है। वहीं तिकोनिया कांड के बाद के हालात और किसानों के मुद्दों की परीक्षा भी इस चुनाव में होनी है। साथ ही अलग अलग ताल ठोक रही विपक्षी पार्टियों की ताकत का अंदाजा भी इस विधानसभा चुनाव में लग सकेगा। यूपी की सियासत में कभी बड़ा मुद्दा बन चुका लखीमपुर हिंसा कांड आखिर कितना डालेगा असर? क्या मतदाताओं पर लखीमपुर हिंसा कांड का पड़ेगा असर? ये तो बताएगा आने वाला वक्त। लखीमपुर कांड के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन लखीमपुर में सियासत किस करवट जाएगी इस पर सबकी निगाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल के लिए हम इस बुलेटिन से विदा ले रहे हैं, लेकिन याद रखिए 9 से 10 घंटे का समय ही बचा है और महा कवरेज के लिए आप कहीं मत जाइए ताकि आप अपडेटेड रहें। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखते रहे। फिलहाल के लिए यूपी की महाभारत में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और जगह और दिखाएंगे यूपी की महाभारत।